हेलो एवरीवन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2000 का एक्ट है। और इस एक्ट को पढ़ने से पहले आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000 है ये। और प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 9 जून 2000 को। और ये एनफोर्समेंट मतलब एप्लीकेबल हुआ था 17 अक्टूबर 2000 से। इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 94 सेक्शंस है। लेकिन बहुत सारे सेक्शंस में डिलीट हो चुके हैं, मतलब सॉरी, डिलीट नहीं, ओमिटेड वर्ड यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ओमिट हुए, जैसे कि लास्ट 4 सेक्शंस है वो ओमिट हो चुके हैं। और 4 शेड्यूल्स थे इसमें, लेकिन 3 और 4 जो शेड्यूल है वो भी ओमिट हो गया। और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे 2009 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो उन अमेंडमेंट के बारे में हम ऐसे कंप्लीट लिस्ट प्रॉपरली तो नहीं बता सकते, इसलिए अभी अमेंडमेंट्स को हम रहने देते हैं। अभी हम अपने एग्जाम पर्पस से तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी बाद में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मैं शायद बाद में भी इसमें आपको लिखवाते रहूंगा टाइम टू टाइम, जो कुछ है इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है। पर अभी हम यहाँ पे सिर्फ चैप्टर 1 तक पढ़ेंगे, तो अभी मैंने इतनी चीज़ ही मुझे समझ में आई लिखने के लिए। ये एक्ट मैं बहुत जल्दी में बना रहा हूँ, मतलब जल्दीबाजी में। इसके बारे में मेरा प्रॉपर अभी स्टडी नहीं हुई है, तो भी मैं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया एक्ट नंबर 21 है, 2000 का ये एक्ट है, ये सब हमने देख ही लिया है। अब हम इसका पर्पस देखते हैं, तो हमें प्रीएम्बल समझ में आएगा। तो ये एक्ट है, इसको क्यों बनाया गया? तो एक्ट प्रोवाइड करता है लीगल रिकॉग्निशन, प्रोवाइड करता है जो भी ट्रांजैक्शन कैरीड आउट होते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डेटा या इंटर एक्सचेंज के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो इंटरचेंज होता है मतलब। और अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो होते हैं उनके थ्रू। और जो कॉमनली हम रेफर करते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं जैसे। तो उसके थ्रू जो कुछ भी होता है। और जिसमें इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ का होता है कि जो यूज़ करते हैं हम अल्टरनेटिव की तरह, मतलब एक इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होती है कि हम अल्टरनेटिव की तरह यूज़ करते हैं पेपर बेस्ड मेथड्स जो पहले करते थे उसकी जगह पे, उसका एक अल्टरनेटिव मेथड्स है। जो भी कम्युनिकेशन या स्टोरेज वगैरह करना था इन्फॉर्मेशन का। और ये फैसिलिटेट करता है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने बनाई है, या फिर अमेंड इसने किया है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि इंडियन पेनल कोड को अमेंड किया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड किया है, बैंकर्स बुक एक्ट को, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट जो कि 1891 का एक्ट है उसको, मतलब इसने अमेंड किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का जो है उसको अमेंड किया है, और जो भी मैटर से कनेक्टेड थे उन चीज़ों को उसने चेंज किया है, थोड़ा मतलब अमेंड किया है। क्योंकि पहले ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट नहीं आता था, जैसे कुछ चीज़ें थी, कुछ जो चीज़ें थी जो इलेक्ट्रॉनिक रहती हैं उसके बारे में कुछ इस चीज़ों में था नहीं। ज़्यादातर आईपीसी वगैरह में, इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह में, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में आप देखते होंगे कि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। जैसे 45 ए सेक्शन आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ के ए सेक्शन यहाँ पे आ गए। या फिर 47 ए भी आई थिंक, मतलब मुझे अभी क्लियरली मालूम नहीं है, अभी इतना याद नहीं, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ सेक्शंस आ गए, जिसके कारण मतलब वो अमेंड हुआ। फिर ऐसे बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट भी जो है वो उसमें भी ये हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी हुआ। तो जो कुछ भी है, फिर उसके बाद है कि वेयर इज द जनरल असेंबली, जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, उसने रेजोल्यूशन पास किया था। रेजोल्यूशन का ये नंबर था AR/51 ऑब्लिक 162, जो कि डेटेड हुआ था 30 जनवरी 1997 को। और इसमें क्या था, इसमें अडॉप्टेड किए गए थे मॉडल लॉज जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने अडॉप्ट किए हैं यूनाइटेड नेशंस के। कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज, मतलब ये यूनिट सेटल हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जैसे हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में इसके बारे में पढ़ते हैं यूनिट सेटल के बारे में, वैसे यहाँ पे कि जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 30 जनवरी, ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, 30 जनवरी 1997 को। और उसमें अडॉप्ट किया था उन्होंने मॉडल लॉज जो थे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड, जो कि अडॉप्ट किए गए थे यूनिसेटल के द्वारा। अब इसमें देखते हैं, एंड वेयर इज द स्टेट रिकमेंड्स, वेयर द रेजोल्यूशन रिकमेंड्स इंटर एलिया, जो भी इंटर एलिया उन्होंने यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह रिकमेंड की गई है, तो कि जो भी स्टेट्स हैं, ऑल स्टेट्स फेवरेबल कंसिडरेशन, मतलब जो भी स्टेट्स हैं वो गिव, मतलब वो यहाँ पे फेवरेट रेजोल्यूशन यहाँ पे गिव किए, सॉरी, मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो भी
एक रेज़ोल्यूशन में रिकमेंड किया गया था कि जो भी जितने भी स्टेट हैं, वो यहाँ पे फ़ेवरेबल कंसिडरेशन देंगे मॉडर्न लॉज़ को, जिससे वो इनेक्ट करेंगे, रिवाइज़ करेंगे उन लॉज़ को, मतलब उनके लॉज़ को, जिसके तरीके से क्या हो, इन व्यू ऑफ द नीड ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू द अल्टरनेटिव टू द पेपर बेस्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जिससे हम यहाँ पे क्या कर पाए कि जिस तरीके से हम एक मॉडल लॉज को लाएं, मॉडल मॉडल लॉ लाएं, मतलब मॉडल की तरह एक लॉज को लाएं और उससे हम ये रिवाइज करें जो कि भी लॉ से रिलेटेड है किस चीज से, मतलब लॉज जो भी है उससे रिलेटेड एक नीड भी थी, मतलब एक जरूरत भी थी यहाँ पे कि यूनिफॉर्म सिस्टम हो जाए, कि जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं अल्टरनेटिव में, जो कि पेपर बेस्ड मेथड्स है। जैसे एक तरीके से हम जैसे देखते हैं कि पहले कोई भी ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन नहीं होता था, बहुत पहले की बात करते हैं। जैसे जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलता था या इंडिया में ये टेक्नोलॉजी थोड़ी लेट आई, तो जो भी ट्रांज़ैक्शंस वगैरह होते थे, आजकल ऑनलाइन होते हैं तो पेपरलेस भी आते हैं। जैसे हम देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स हैं, मतलब सॉरी, मतलब ये इंटरनेट बेस्ड वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का यूज़ करके बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो अब ये सब क्या है कि पेपर बेस्ड तो रहती नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको देखा होगा कि किसी भी तरीके का पेपर यूज़ नहीं होता है, डिलीवरी तक। फिर डिलीवरी में जो बिल वगैरह आता है उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर इसमें पेपर वर्क नहीं होता। तो उसके लिए एक यूनिफ़ॉर्म लॉ लाना था कि जो लॉ एप्लीकेबल होता है अल्टरनेटिव में, जो कि पेपर बेस्ड मेथड से कम्युनिकेशन के उनके अल्टरनेटिव में, उसको भी यूनिफ़ॉर्म तरीके से बना देना है और स्टोरेज वगैरह करना है इन इन्फॉर्मेशन को। फिर लिखा हुआ एंड वेयर एज इट इज कंसीडर नेसेसरी, और जो भी इनको नेसेसरी लगता है इफेक्ट देने में स्टेट रेजोल्यूशन को प्रमोट करना है, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज को। तो फिर इसके बाद ये लिखा हुआ है कि जो उन लोगों ने कंसीडर किया है नेसेसरी कि किस तरीके से इसको इफेक्ट वगैरह देना है, रेजोल्यूशन को प्रमोट करना है, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज वगैरह के बारे में, और रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। तो वो यहाँ पे है कि मतलब ये प्रमोट करता है कि एफिशिएंट डिलीवरी हो सर्विसेज की, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, और रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। फिर ये कब आया था, तो ये आया था 61st ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया में। फिर इसके बाद है चैप्टर 1। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, तो ये शॉर्ट सेक्शन 1 है, इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो ये एक्ट जो है इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बोलते हैं। ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया में तो होता ही है, साथ ही साथ ये एप्लीकेबल होता है save as otherwise provided in this act, it is apply also to the any other offense or contravention under offense sorry and they are under committed outside India by any person। तो अगर कोई भी पर्सन है, अगर इंडिया में तो एप्लीकेबल होता ही है, और अगर ये तब भी एप्लीकेबल होगा जब भी कोई ऑफेंस या कॉन्ट्रवेंशन किया जाएगा आउटसाइड इंडिया में किसी पर्सन के द्वारा, जो कि टारगेट रिसोर्स करता है इंडिया के कंप्यूटर्स वगैरह, तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, पर यहाँ पे मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो मुझे यहीं तक पता है, मतलब ऐसा तो है। और फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 है इसी का कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डे। तो ये उस डेट पे आया था जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, 17 अक्टूबर 2000 में आया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस दिन पे मतलब ये नोटिफिकेशन इशू करके अपॉइंट किया था, और डिफरेंट डेज अपॉइंट हो सकती हैं डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इस एक्ट के लिए। और जो भी रेफरेंस है यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ मतलब इस एक्ट के आने के बाद, मतलब प्रोविजंस टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू द कमेंसमेंट ऑफ दैट प्रोविजन। तो जो भी रेफरेंस वगैरह है किसी भी प्रोविजन से, उसकी कमेंसमेंट के बाद उस कमेंसमेंट की डेट से रिलेटेड वो उस डेट से एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब सपोज करिए कि डिफरेंट डेट्स हैं डिफरेंट प्रोविजंस के लिए, और जब भी किसी चीज़ के रेफरेंस लेना है किसी प्रोविजंस की, तो जो एक्ट कमेंस हुआ है उसके बाद उस चीज़ का यहाँ पे रेफरेंस उस चीज़ से निकालेंगे, जो उसके बाद जब वो एप्लीकेबल हुआ तब उसके उस दिन से। फिर ये नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये जो एक्ट है ये फर्स्ट शेड्यूल में जो चीज़ें दी गई हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको ये याद रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं, तो आप इसको याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो इसका पर्पस क्या है ये आपको अच्छे से बताता हूँ मैं, एक क्लियरली इससे आपको समझ में आया, और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में भी। तो आपको ये चीज़ें याद रखना चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो वहाँ यहाँ पे किन किन चीज़ों पे नहीं लगता, मतलब कौन कौन से लॉज हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है।
तो जनरली मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू ट्रांसैक्शन विच टू विच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई। जो भी डॉक्यूमेंट और ट्रांसैक्शन है जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे पहले एक ट्रेडिशनल मेथड था कि किसी भी तरीके से कोई भी कागज वगैरह है तो पहले ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो उनका एग्रीमेंट वगैरह होता है। तो उसके बाद किस तरीके से उसको स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है, किस तरीके से उसकी रजिस्ट्री होती है, किस तरीके से वो एग्रीमेंट होता है। अब ये एक्ट जो है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलता है कि अब जो भी है वो ऑनलाइन भी आदमी आदमी कर सकता है, ऑनलाइन भी उनको बना सकता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी बना सकता है। नून इसकी कोई नीड नहीं रहती है कि उसको ऑफलाइन फॉर्म में होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ऐसे तो कोई भी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की तो भी लोग कहेंगे कि मैंने ऑनलाइन कर लिया ऑनलाइन। तो जो अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं उनके ऊपर यहाँ पे आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। और वो चीज़ों से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको वो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। मतलब जैसा भी ट्रेडिशनली वो काम होता है उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब तक नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट उसको इस एक्ट मतलब इस शेड्यूल के दायरे से नहीं हटा देती। सबसे पहले वो क्या है, तो सबसे पहले वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। इसमें चेक को छोड़ के, क्योंकि चेक तो इलेक्ट्रॉनिक होने लगे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक चेक्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। अभी तो मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नहीं पढ़ाया है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक भी होता है और ट्रांसकेटेड चेक भी होता है। तो वो एक अलग फॉर्मेट है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो चेक को छोड़ के उस पे जो भी है बाकी वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्ट नंबर 26 ऑफ 1881 का है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको क्या करना पड़ेगी, ऑफलाइन ही करना पड़ेगी। मतलब जैसे बिना मतलब जैसे तरीके से वो की जाती है पेपर वाले तरीके से, उसी तरीके से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 1A ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नीज एक्ट 1882, जो कि एक्ट नंबर 7 है। फिर ट्रस्ट जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में, सेक्शन 2 ऑफ 1882। तो ट्रस्ट का मीनिंग आपको आई थिंक पता होगा कि जब भी कोई आदमी अगर क्या रहता है कि किसी के बेनिफिट के लिए अगर किसी जो ऑथर रहता है वो किसी ट्रस्टी को फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी के लिए अगर वो प्रॉपर्टी वगैरह रिपोज कर देता है कि वो उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करेगा जब तक कि कोई जो पर्सन है वो कैपेबल उस प्रॉपर्टी को लीगली हायर करने के लिए, लीगली वापस से एक तरीके से वापस से लेने के लिए, तब तक वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है। तो वो ट्रस्ट एक्ट होता है। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 3 में उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो ये ट्रस्ट पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको याद रखना चाहिए। फिर जो भी बिल है जो भी डिफाइन की गई है क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में 1925 के, जो कि एक्ट नंबर 39 ऑफ 1925 का है। और इसमें इंक्लूड होते हैं अदर टेस्टामेंट्री डिपोजिशन जो भी किसी भी नेम से जाने जाते हो। तो जो विल है, जो वसीयत कोई आदमी लिखता है तो उसको ऑफलाइन ही लिखना पड़ेगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वसीयत लिख के नहीं जा सकता। उसको जिस तरीके से वसीयत लिखी जाती है इंडियन सक्सेशन एक्ट में उसी तरीके से लिखना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वसीयत लिख दी, क्योंकि ये एक्ट क्या है, एक्सक्लूड किया गया है। वैसे ही ऐसा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो रिलेटेड है सेल और कन्वेंस से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और कोई भी इंटरेस्ट जो क्रिएट होना है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो भी इस एक्ट के दायरे में नहीं आते, मतलब इस एक्ट से एक्सक्लूड किए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको इस शेड्यूल में रखा हुआ है, शेड्यूल फर्स्ट में। तो कोई भी अगर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रही है, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, फिर मैं फिर से बता देता हूँ फिर पॉइंट की, कोई भी अगर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रही है या कन्वेंस हो रहा है, कन्वेंस मतलब किसी भी तरीके का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि लीज है। और गिफ्ट तो पता नहीं, गिफ्ट गिफ्ट शायद रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है या नहीं होता, नहीं गिफ्ट में गिफ्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और एक्सचेंज है, मॉर्गेज है। तो उस तरीके का कोई मतलब कन्वेंस है या सेल है तो वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। अब फिर से वापस हम वहीं आ जाते हैं। फिर उसका लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो ऑफिशियल गैजेट में यहाँ पे अमेंड कर सकती है फर्स्ट शेड्यूल को, और उसमें किसी भी तरीके का ऐड कर सकती है कुछ और भी लॉज को जो मतलब जो इस वाले एक्ट के
अंडर में नहीं आ पाएँगे या फिर उनको डिलीट भी कर सकती है उन एंट्रीज़ को वहाँ पे। और जो भी नोटिफ़िकेशन यहाँ पे इश्यू की जाएगी सबसेक्शन 4 में, मतलब सबसेक्शन 4 का जो रहता है ना, यहाँ पे अगर कुछ भी तरीके का कुछ भी नोटिफ़िकेशन वगैरह होती है, एवरी नोटिफ़िकेशन जो भी यहाँ पे सबसेक्शन 4 में वो करने वाले हैं चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। अब सेक्शन नंबर 2 है, तो सेक्शन नंबर 2 रहता है कि डेफिनिशन। तो डेफिनिशन के बारे में आपको मैं पहले बता देता हूँ कि डेफिनिशन को बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक तरीके से क्या है कि हम जो है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है और हम पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि मैंने आपको एक्साइज एक्ट पढ़ाया था या नारकोटिक ड्रग्स वाला एक्ट पढ़ाया था, एनडीपीएस एक्ट, तो मैंने उस टाइम पे या आपको प्रीनेटल वाला एक्ट पढ़ाया था, प्रीनेटल एंड प्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला जो एक्ट था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सब चीजें जो है जो टेक्निकल रहती हैं बहुत सारी, मतलब जो उस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जिनका ये काम रहता है, उनको ये चीजें ज्यादा अच्छे से आती हैं। पर बीइंग एज अ स्टूडेंट अपन जो है अपन को एग्जाम के पर्पज से ये पढ़ना है। और एग्जाम के पर्पज से पढ़ने का पर्पस ये है कि सिर्फ हमें बेसिक बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए, बाकी हम इतनी डिटेल में ना ही किसी चीज को समझ सकते हैं और ना ही ज्यादा हम उसके मतलब में जा सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को पढ़ना है तो वो भी ये वीडियो पॉज करके भी देख सकता है या जैसा उसको ठीक लगे। बाकी मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसमें सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि इन दिस एक्ट, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं, जब तक अदरवाइज नहीं बताया तब तक क्या होगा, जो भी यहाँ पे अदरवाइज जब तक नहीं बता दिया तो ये चीजें होंगी। सबसे पहले ए है एक्सेस। तो एक्सेस का मीनिंग क्या होगा? एक्सेस का मीनिंग बस आप इतना याद रखिए, किसी भी तरीके की एंट्री वगैरह कर लेना, मीन्स गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल। तो किसी भी तरीके से एंट्री कर लेना, गेनिंग एंट्री ले लेना मतलब उसके अंदर, और फिर उसको इंस्ट्रक्टिंग करना या कम्युनिकेटिंग करना विद लॉजिकल, किसी भी तरीके के लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन से रिलेटेड रिसोर्सेज, जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है या कंप्यूटर नेटवर्क है। ओके, फिर उसके बाद बी वाली डेफिनेशन बात करते हैं, एड्रेसी। तो एड्रेसी कौन होता है? कि कोई पर्सन होता है जो रिसीव करने वाला है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। तो एड्रेसी वो होगा जिसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करना है, पर उसमें इंटरमीडिएटरी नहीं आएंगे। इंटरमीडिएटरी मतलब होते हैं कि जो बीच के लोग होते हैं। इंटरमीडिएटरी की भी डेफिनेशन यहाँ पे आएगी बाद में, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा? तो जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 46 में बताया हुआ है, तो जब वहां पे आएगा तभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर डी में होता है कि एफिक्सिंग का क्या मतलब होता है। एफिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि किसी भी तरीके का एडॉप्शन करना, वो किसी भी मेथोडोलॉजी प्रोसीजर को किसी पर्सन के द्वारा, और किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेट करने के लिए किसी भी तरीके का एडॉप्शन करना मेथोडोलॉजी प्रोसीजर को, मतलब मेथोडोलॉजी और जो प्रोसीजर है किसी पर्सन के द्वारा उसको अडॉप्ट कर लेना। फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, जो कि सबसेक्शन 1 में बताया गया है सेक्शन 48 के, वो होता है। फिर उसके बाद ई है, तो ई में है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो जो कि एनुमरेट हुई है लिस्ट सेकंड में 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो होगी। और अगर किसी स्टेट लॉ के बारे में बात करें, मतलब रिलेटिंग टू एनी स्टेट लॉ इनेक्टमेंट, सॉरी इनेक्टेड अंडर लिस्ट 3, जो कि लिस्ट 3 में अगर दिया हुआ है 7 शेड्यूल के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट होगी। या और अदर चीज की अगर बात करें तो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मतलब यहाँ वगैरह के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और इन सब के लिए जो भी है स्टेट गवर्नमेंट होगी, ऐसा वो कहना चाहता है। फिर उसके बाद एफ है कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है यहाँ पे कि एक सिक्योर की होती है, एक सिस्टम है, मीन्स अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की। एक सिस्टम है जिसमें सिक्योर की होती है और वो कंसिस्ट करती है दोनों चीजें। सबसे पहले एक प्राइवेट की को कंसिस्ट करती है। प्राइवेट की का क्या पर्पस है? कि यहाँ पे क्रिएट करना डिजिटल सिग्नेचर को। और पब्लिक की क्या होती है? पब्लिक की होती है यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि इस सिस्टमैटिक क्रिप्टो सिस्टम केवल एक ऐसी चीज है जहाँ पे एक सिस्टम होता है जो कि कीज के द्वारा सिक्योर है की पेयर से, और उसमें दोनों की है, एक प्राइवेट की है, प्राइवेट की उसके क्रिएट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को, और पब्लिक की वेरीफाई करने के लिए, बस। फिर उसके बाद है जी। जी में है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी मतलब जो यहाँ पे है कि एक पर्सन है, उसका मतलब यहाँ पे जिसको यहाँ पे ग्रांट किया गया लाइसेंस की, वो इशू कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सेक्शन 24 में।
फिर एच क्लॉज में सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग है बस कि एक स्टेटमेंट इशू करती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और उसमें स्पेसिफाई कर सकती है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो एम्प्लॉय करेगी, मतलब इशू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो उसका मतलब सीधा-सीधा इसका मतलब कुछ नहीं है कि इसका मतलब एक स्टेटमेंट है जो कि इश्यू किया जाता है किसके द्वारा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा, और उसमें वो स्पेसिफाई करती है प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है इश्यू करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ये प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद एचए में है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कम्युनिकेशन डिवाइस में क्या-क्या आते हैं, तो जो भी हम यहाँ पर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिकली हम जिस तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं वो उसमें आ जाते हैं। जैसे सेल फ़ोन्स है, सेल फ़ोन्स के थ्रू हम यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स वगैरह भी होते हैं, और कॉम्बिनेशन या तो होंगे इन दोनों चीज़ों का, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और एनी अदर जो कि डिवाइस है कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे, सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए वीडियो, ऑडियो, इमेज वगैरह को काम आती है। तो वो यहाँ पे आ जाती है। तो मतलब याद रखिए किसी भी तरीके के सेल फ़ोन्स आ जाएँगे या फिर कोई भी डिजिटल असिस्टेंस वगैरह और उनका कॉम्बिनेशन जो होता है, और इसमें अदर डिवाइस भी आ जाते हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए काम आते हैं। जैसे कि किसी भी तरीके का जिससे सेंड या ट्रांसमिट हो टेक्स्ट, ऑडियो वगैरह, इमेज वगैरह, तो यहाँ पे आ जाती है। अब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है ये तो बहुत मेन डेफिनेशन है। जब आईटी पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर की डेफिनेशन में कुछ भी ऐसा था नहीं कि जो इसको हम हाईलाइट कर सकते। तो उस एक्ट को मतलब इस कंप्यूटर की डेफिनेशन को पूरा-पूरा ही पढ़ना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर मतलब होता है किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होगी, और कोई भी सिस्टम होता है जिसमें परफॉर्म किया जाता है लॉजिकल, अरिथमेटिकल या मेमोरी फंक्शंस तरीके से किए जाते हैं, और बाय किसके थ्रू, मतलब मैनिपुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल इम्पल्सेस, और इसमें इंक्लूड होते हैं सभी तरीके के इनपुट, आउटपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो कि कनेक्टेड हैं और रिलेटेड है कंप्यूटर सिस्टम से, मतलब जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है या कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो कंप्यूटर मतलब जो भी रिलेटेड है कंप्यूटर से, सबसे पहले रिलेटेड टू कंप्यूटर है इन अ कंप्यूटर सिस्टम में, और फिर उसमें कंप्यूटर नेटवर्क भी आ जाता है। सभी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, याद रखिएगा कंप्यूटर के अंदर। फिर जे डेफिनेशन में दिया कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ है इंटर कनेक्शन में है, एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को उसने एक साथ जोड़ के रखा हुआ है, या कंप्यूटर सिस्टम्स को, या फिर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस है वो क्या कर रही है, वो यूज़ ऑफ सैटेलाइट के थ्रू, माइक्रोवेव के थ्रू, और टेरेस्ट्रियल लाइन के थ्रू, वायर के थ्रू, वायरलेस के थ्रू, या अदर कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू वो यहाँ पे है। फिर दूसरा या तो टर्मिनल या कॉम्प्लेक्स है। टर्मिनल और कॉम्प्लेक्स कोई ऐसी चीज़ है जो भी यहाँ पे कंसिस्ट करती है एक या एक से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स को और कम्युनिकेटिंग डिवाइस को। मतलब जो यहाँ पे इंटरकनेक्ट करती हैं, मतलब यहाँ पे टर्मिनल या कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें कंसिस्ट होते हैं 2 या उससे ज़्यादा इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एक साथ, और वो कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह में यूज़ होती हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंटीन्यूअसली मेंटेन्ड है कि नहीं है। ये याद रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है वेदर और नॉट द इंटर कनेक्शन इज़ कंटीन्यूअसली मेंटेन्ड। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कंटीन्यूअसली मेंटेन्ड है या नहीं। फिर उसके बाद है की डेफिनिशन। तो ये है कंप्यूटर रिसोर्स। तो कंप्यूटर रिसोर्स में क्या आता है, कोई भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटा है, कंप्यूटर है, तो सॉरी कंप्यूटर डेटाबेस है और सॉफ्टवेयर है, तो भी यहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्स आ जाएँगे। अब कंप्यूटर रिसोर्स मतलब आप समझते हो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ है तो कंप्यूटर रिसोर्स है, तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन एल में दी हुई है। तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब वो कोई भी डिवाइस है जो कि यूज़ होती है कलेक्शन ऑफ डिवाइस करने के लिए। मतलब सॉरी, एक डिवाइस है या फिर कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है जिसमें इंक्लूड होता है इनपुट और आउटपुट सपोर्ट डिवाइस वगैरह। लेकिन इसमें याद रखिएगा हमेशा कैलकुलेटर्स में नहीं आती। कंप्यूटर सिस्टम में क्या नहीं आता, तो कैलकुलेटर्स यहाँ पे नहीं आते। बस कोई भी ऐसी डिवाइस है
या फिर कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है जो कि यहाँ पे इंक्लूड करती है इनपुट और आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस का। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी कंप्यूटर के अलावा जो कि प्रोग्रामेबल नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी जैसे कि डेटा स्टोरेज है, रिवाइवल है, कम्युनिकेशन है और अदर फंक्शन है। लेकिन अब मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आपको पढ़ना है तो आप समझ लीजिएगा कि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने याद किया तो मैंने ये याद किया कि कोई भी ऐसी डिवाइस है या कलेक्शन ऑफ डिवाइस है जिसमें किसी भी तरीके का इम्पोर्ट आउटपुट सपोर्ट होता है डिवाइसेस का। इसमें कैलकुलेटर्स नहीं आते जो कि प्रोग्रामेबल नहीं है और जो कैपेबल नहीं है कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फाइल वगैरह को शेयर वगैरह कर पाए। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है जो कि डेटा स्टोरेज या रिवाइवल या कम्युनिकेशन कंट्रोल अदरवाइज फंक्शन के लिए आती है। तो फिर कंट्रोलर, तो कंट्रोल जो कि कंट्रोलर तो यहाँ पे कंट्रोलर होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का, जिसका पॉइंट किया रहता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 में। फिर एनए में दिया हुआ है साइबर कैफे। साइबर कैफे आपको पता होगा बहुत पहले के ज़माने में जब हमारे पास मोबाइल इतने हाई स्पीड इंटरनेट वाले नहीं होते थे या डेटा इतना चीप नहीं था अपने कंट्री में, तो पहले साइबर कैफे एक जगह होती थी जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह में इंटरनेट का एक्सेस होता था, वहाँ पे हम जाके इंटरनेट यूज़ करते थे। तो साइबर कैफे का मतलब यहाँ पे वही है कि कोई ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे एक्सेस मिलता है इंटरनेट का, ऑफर किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, मतलब एक्सेस ऑफ इंटरनेट ऑफर किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, ऐसी कोई फैसिलिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जाता है टू द मेंबर्स ऑफ पब्लिक, पब्लिक को। अब उसकी बात है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है यहाँ पे प्रोटेक्ट करना किसी भी तरीके का अनऑथराइज एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिस्क्रिप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। तो साइबर सिक्योरिटी आपको पता होगा कि बहुत तरीके से हम अपने साइबर सिक्योरिटी करते हैं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि डेटा वगैरह नहीं हो। तो एक तरीके से क्या रहता है कि हम कंप्यूटर से, आपने देखा होगा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, फायरवॉल का यूज़ करते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स करते हैं सारे सॉफ्टवेयर को जो भी हम करते हैं। और उसके अलावा लाइसेंस वर्जन सी लेते हैं किसी भी चीज़ के। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब वही है कि प्रोटेक्ट करना, बस इसको याद रखिएगा कि किसी भी तरीके का अनऑथराइज़्ड एक्सेस ना हो, यूज़ ना हो, डिस्क्लोज़र ना हो, डिस्ट्रप्शन ना हो, मॉडिफिकेशन ना हो या डिस्ट्रक्शन ना हो। या डिस्ट्रप्शन ना हो, मतलब डिस्ट्रप्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको पता होगा हैकिंग वगैरह से बचाते हैं, तो वो सब यहाँ पे आ जाता है। फिर ओ पॉइंट में बताया हुआ है डेटा। तो डेटा का मतलब होता है क्या? तो डेटा का मतलब यहाँ पे again याद रखिए कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे बी इन एनी फॉर्म। डेटा तो हमें सबको पता होगा, किसी भी तरीके का नॉलेज, फैक्ट्स वगैरह को किसी भी जगह पे स्टोर वगैरह करना, प्रिपेयर वगैरह करना, तो वो डेटा है। लेकिन डेटा क्या होता है? इन एनी फॉर्म में हो सकता है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रिंटआउट। जो कंप्यूटर प्रिंटआउट मैग्नेटिक और ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में हो सकते हैं, पंच कार्ड्स हो सकते हैं और पंच टेप्स हो सकती हैं, और जो स्टोर्ड है किसी भी तरीके से इंटरनली किसी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, वो भी सॉरी डेटा हो जाता है यहाँ पे। तो डेटा का आपको समझ में आ गया होगा। अब पी में दिया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब है किसी भी तरीके से ऑथेंटिफिकेट करना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसी सब्सक्राइबर के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर को यूज करके, सेक्शन 3 के प्रोविजंस को यूज करते हुए, मतलब इन अकॉर्डेंस में, अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3। तो यहाँ पे मतलब सीधी बात रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब है ऑथेंटिफिकेट करना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, वो सॉरी डिजिटल सिग्नेचर पढ़ रहे हैं। पी डेफिनेशन या डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर में यहाँ पे आता है किसी भी तरीके का ऑथेंटिफिकेशन कर रहे हैं अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सब्सक्राइबर के द्वारा, मतलब सब्सक्राइबर यहाँ पे कर रहा है ऑथेंटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, और क्या कर रहा है किस मीन से? तो बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड, किसी इलेक्ट्रॉनिक मेथड या प्रोसीजर को यहाँ पे यूज करते हुए, और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन सेक्शन 3 के हिसाब से। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की डेफिनेशन, इसका मतलब है कि जो भी अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 35 में दी हुए हैं, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर ये आर डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तो मैंने इसको जल्दी छोड़ दिया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन है और कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जनरेट की गई है, सेंड की गई, रिसीव की गई है, स्टोर्ड है किसी मीडिया में, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या
कंप्यूटर मेमोरी में, माइक्रोफिल्म में, और जो भी कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो की एक और सिमिलर डिवाइस में है। प्रोनाउंसिएशन जो गलत हो आप देख लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मतलब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतलब देखिए कि जो ऑफिशियल गैजेट पब्लिश हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो जनरली हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं था, तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, तो मतलब ऑफिशियल गैजेट जो गवर्नमेंट जो पब्लिश करती है ऑफिशियल गैजेट, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होते थे, तो वो एक जगह से पब्लिश होते थे। वो पब्लिश होने के बाद वो एप्लीकेबल होते थे, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कैसा रहता है कि इनका पब्लिशमेंट अगर ऑनलाइन उन लोगों ने कहीं पे भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर गवर्नमेंट चाहे और उसने अपलोड कर दिया, तो उसको पब्लिश मानते हैं। जैसे अगर सपोज करिए कि जुडिशरी की वैकेंसी या एमपीईडीपीओ की वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली, तो गवर्नमेंट ने कहीं पे उसको पब्लिश किया या नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो उनकी वेबसाइट थी, ओनर पे उन्होंने अपलोड कर दिया था, तो उसको भी वहाँ पे हम उसको सेम मान लेते हैं जैसे उन्होंने नॉर्मली पहले पब्लिश होता था उस तरीके से किया। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मतलब वही है कि ऑफिशियल गैजेट जो कि पब्लिश हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन, इसको भी मैंने नहीं किया, लेकिन ये सेम है जैसा कि हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पढ़ते आए हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब होता है कि ऑथेंटिफिकेशन करना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सब्सक्राइबर के द्वारा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक का इस्तेमाल होगा जो कि स्पेसिफाई की गई है सेकंड शेड्यूल में, उसमें डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं। सेकंड शेड्यूल में कुछ है तो है नहीं मेरे हिसाब से, सेकंड शेड्यूल में भी कुछ नहीं बताया हुआ है, ये याद रखिएगा आप। लेकिन उसके हिसाब से वो कर सकते हैं जैसा कि उसमें दिया होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होंगे, जो भी इशू करे जाते हैं सेक्शन 35 में, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। नहीं सॉरी, इसमें इंक्लूड होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब होता है कि जो भी इशू किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट सेक्शन 35 में, और उसमें इंक्लूड होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी। तो फंक्शन, तो फंक्शन का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर से रिलेशन, अगर किसी भी लॉजिक कंट्रोल अर्थमेटिकल प्रोसेस डिलीशन स्टोर वगैरह सब हो रहा है, तो वो यहाँ पे ये हो जाता है अपना फंक्शन। फिर उसके बाद यूए में दिया हुआ है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो यहाँ पे एक एजेंसी है जो कि स्टैब्लिश की गई है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 70 में, जैसे 70 बी में, सॉरी 70 बी याद रखिएगा, 70 बी के सबसेक्शन 1 में। तो जब ये हम वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, तो हम जब वहाँ पे ये डेफिनेशन आएगी, तो मतलब जो डेफिनेशन में दिया हुआ है उसके बारे में हम जब वो सेक्शन से डील करेंगे तब वहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर इन्फॉर्मेशन, मुझे भी मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब इंटरमीडिएटरी है डब्लू डेफिनेशन, डब्लू डेफिनेशन इंटरमीडिएटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे लगती है। तो इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो जो भी पर्सन है जिन जो किसी के पर्सन जो किसी अदर पर्सन के बिहाफ में, मतलब कोई भी अदर पर्सन के बिहाफ में वो रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, मतलब मैं फिर से बता देता हूँ। इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है कि अगर हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई पर्सन होता है जो किसी अदर पर्सन के बिहाफ में रिसीव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। और जो रिकॉर्ड है जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके की सर्विस रिकॉर्ड, उसमें इंक्लूड होता है क्या, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी इंक्लूड होते हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर भी इंक्लूड होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट साइट्स होती हैं, ऑनलाइन ऑप्शन साइट्स होती हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस होती हैं, और साइबर कैफेज होते हैं। तो इंटरमीडिएटरी का मतलब यही, आप बस सीधी सी बात याद रखिएगा कि कोई पर्सन है जो किसी अदर पर्सन के बिहाफ में किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो पर्सन यहाँ पे आ जाता है। और वो किसी ऐसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वगैरह होते हैं, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, या सर्च इंजन वगैरह, जो भी सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। जो क्योंकि इंटरमीडिएटरी में देखिए आप, ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं,
जैसे कि हम जियो, एयरटेल वगैरह जो भी नेटवर्क्स हैं यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, आपको पता होगा। फिर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जैसे बहुत सारे तरीके के नेटवर्क हैं, जैसे वाईफ़ाई राउटर्स वाले नेटवर्क हो गया, बहुत तरीके के नेटवर्क्स हैं, प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, वीपीएन वगैरह इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है, जो अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब इंटरनेट से रिलेटेड है, वो वाला इंटरनेट नहीं जो एक्सेस करने के लिए, बाकी लेकिन दूसरी चीज़ों पे इंटरनेट से कनेक्टेड है, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं बाकी के, वो हो जाते हैं, या वेब होस्टिंग यहाँ पे जो भी सर्विस हैं। सर्च इंजन जैसे हम देखते हैं गूगल, याहू और जो भी आते होंगे मतलब, और ऑनलाइन पेमेंट साइट्स वगैरह का आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे, गूगल पे, और ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस वगैरह जो हैं, साइबर कैफ़ेज़ हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखना होगी कि इंटरमीडिएटरीज़ कहलाएँगे। अब एक्स है की पेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनिशन, तो उसमें याद रखिएगा कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है। इसमें किसी भी तरीके की प्राइवेट की होती है और ये मैथमेटिकली क्रिएट की जाती है, और ये रिलेटेड होती है पब्लिक कीज़ से भी रिलेटेड है, क्योंकि रिलेट होती है पब्लिक कीज़। क्या होती है पब्लिक की, हमेशा याद रखिए कि वेरीफ़ाई करने के लिए होगी। So which is so related that the public key can verify the electronic signature created by the private key। तो प्राइवेट की जो है वो क्रिएट करने के लिए होती है, पब्लिक की उसको वेरीफाई करने के लिए होती है, और ये सब जो है ये मैथमेटिकली रिलेट होगी। फिर लॉ की डेफिनेशन मैंने छोड़ दी, आपको पढ़ना होगा आप पढ़ लीजिएगा। लॉ में मतलब वही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर के, या फिर कोई भी ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट या गवर्नर देते हैं, आर्टिकल 240 में। या फिर कोई भी वाइज लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो कि इशू किया जाएगा उनके अंडर, देयर अंडर। फिर लाइसेंस, तो लाइसेंस का मीन्स होता है जो लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट किया जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा अंडर सेक्शन 24 में। फिर ओरिजिनेटर का क्या मतलब होता है कि जो पर्सन है जो सेंड कर रहा है, जनरेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को, या फिर वो कॉज कर रहा है, मतलब या तो कर रहा है या कॉज कर रहा है, मतलब करने की कोशिश कर रहा है, मतलब या तो कोई पर्सन है जो कि सेंड वगैरह कर रहा है, जनरेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को, या कॉज कर रहा है, और क्या कर रहा है किसी अदर पर्सन को, मतलब कर रहा है अदर पर्सन को भेज रहा है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएटरी इंक्लूड नहीं होगी, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना इंटरमीडिएटरी, यहाँ पे इंटरमीडिएटरी को इंक्लूड नहीं किया है। फिर प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब का मतलब तो हर एक्ट में ये डेफिनेशन होती है कि प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि जो रूल्स मेड किए जाते हैं एक्ट में वो प्रिस्क्राइब होंगे। फिर प्राइवेट की आपको पता होगा, मैंने बताया था प्राइवेट की वो की होती है जो कि यूज की जाती है क्रिएट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को। पब्लिक की होती है कि जो भी की है या की पेयर है जो कि यूज किया जाता है वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को, जो लिस्ट होते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद जेड ई में है सिक्योर सिस्टम। तो सिक्योर सिस्टम का मतलब होता है कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह जो कि रीजनेबली सिक्योर है अनऑथराइज एक्सेस या मिसयूज होने से, और उसमें रीजनेबल लेवल की रिलायबिलिटी और करेक्ट ऑपरेशन वगैरह तरीके का प्रोवाइड किया हुआ है। उसमें रीजनेबली सूट किया गया है परफॉर्म करने के लिए वो इंटेंडेड फंक्शंस को, मतलब जैसा कंप्यूटर है उस तरीके के उसको इंटेंडेड फंक्शंस वगैरह करने के लिए उसको सूटेबल बनाया हुआ है। और उसमें जनरली अडॉप्ट किया जाता है सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को, तो सिक्योरिटी प्रोसीजर भी उसके अंदर होते हैं। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी प्रोसीजर, तो जो सिक्योरिटी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं सेक्शन 16 में, तो वो यहाँ पे होते हैं। फिर सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर का मतलब होता है कोई भी पर्सन जिसके नेम पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हुआ होता है, तो वो सब्सक्राइबर कहलाता है। तो सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सब्सक्राइबर पर्सन है जिसके नेम पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हुआ है। फिर उसके बाद है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है अगर हम किसी भी डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्राइवेट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो था उसमें फिक्स किया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर को, मतलब डिजिटल सिग्नेचर को उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे अफिक्स वगैरह किया गया था इनिशियली, और यूज किया गई थी कोई प्राइवेट की जो कि करस्पॉन्ड करती है पब्लिक की से, सब्सक्राइबर के।
या फिर इनिशियल जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको रिटेन किया गया था, इन्फ्लिक्ट किया गया था और अल्टर किया गया था। मतलब जब भी वो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना था, और मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो रिटेन किया गया था उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लिक्ट और एल्टर वगैरह तो नहीं किया गया है, जब भी वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह में वो एफिक्स की गया था डिजिटल सिग्नेचर को। तो ये वेरीफाई होता है, मतलब वेरीफाई का मतलब इस तरीके से सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उसमें एफिक्स वगैरह हुआ है प्रॉपरली तरीके से, डिजिटल सिग्नेचर यूज करके, मतलब यूज किया हो उसमें प्राइवेट की को, जो कि करस्पॉन्ड करती हो पब्लिक की से। और फिर जब भी वो ये सब कर लिया उसके बाद ऐसा तो नहीं कि कुछ हेल्टर वगैरह हुआ हो जब उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर वगैरह अप्लाई हुए थे उसके बाद। तो वो है। फिर इसके बाद है सबसेक्शन 2, तो उसमें लिखा हुआ है कि एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट, अगर हम इस एक्ट की बात करें और किसी एनेक्टमेंट की जो भी प्रोविजंस इस एक्ट में है इन रिलेशन टू एन एरिया इन विच द एनेक्टमेंट और प्रोसीजर इज नॉट इन फोर्स। तो अब जब भी हम किसी रेफरेंस की बात करते हैं इस एक्ट में, कोई भी एनेक्टमेंट और प्रोविजंस जो भी है इस एक्ट में है देयरफॉर में, इन रिलेशन टू एरिया, जिस भी एरिया की हम बात करते हैं, विच सच इनेक्टमेंट और सच प्रोविजन इज नॉट इन्फोर्स, जब भी कोई इनेक्टमेंट कुछ प्रोविजंस वगैरह इसमें इन्फोर्स में नहीं है तो वो कंस्टिट्यूट किया जाएंगे उस रेफरेंस से करस्पॉन्डिंग लॉ में, जो कि रिलेवेंट प्रोविजंस में करस्पॉन्डिंग लॉ के जो इन्फोर्स है उस एरिया में। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहाँ ये एक्ट जो है वो किसी जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा किसी एरिया में, टाइमिंग इस कोर्स में, तो उस जगह पे अगर कोई और लॉ एप्लीकेबल है और उसमें अगर कुछ करस्पॉन्डिंग लॉ में अगर कुछ रिलेवेंट प्रोविजंस वगैरह बताए हैं उस एरिया में जो एनफोर्स है तो उससे ले लिए जाएंगे। सीधी सी बात है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, काफी लेंदी वीडियो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे।